खोलते हैं जो ऊपर से देखने में तो किसी आम सी नेचर पोएम जैसी लगती है, पर उसके अंदर एक बहुत ही गहरा और शानदार राज छिपा है। एड्रियन रिच की कविता द ट्रीज शुरू में सिर्फ पेड़ों के बारे में लग सकती है, लेकिन जैसा कि आज हम इस विश्लेषण में देखेंगे, सतह के नीचे कुछ बहुत बड़ा उबल रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ठीक शुरुआत में ही एक ऐसी बात सामने आती है जो दिमाग हिलाकर रख देती है। सोचिए जरा, क्या पेड़ों के बिना कोई जंगल हो सकता है? लॉजिक तो यही कहता है कि बिल्कुल नहीं, जंगल का मतलब ही पेड़ है। पर यह कविता इसी असंभव सी स्थिति से शुरू होती है, एक बिल्कुल खाली जंगल। तो सवाल यह है कि आखिर सारे पेड़ गए कहाँ? ये शुरुआत ही इस बात का इशारा है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। टेक्स्ट आगे बढ़ता है और एक अजीब सा बिल्कुल खाली सन्नाटा बुनता है। एक ऐसे जंगल की कल्पना कीजिए जहां कोई पक्षी नहीं बैठ सकता, कोई कीड़ा खुद को छिपा नहीं सकता, यहां तक कि पत्तियां ना होने की वजह से सूरज की किरणें कोई परछाई तक नहीं बना सकती। ये पूरी तरह से एक बंजर सन्नाटे से भरी दुनिया है। लेकिन इस खालीपन में एक अजीब सी उम्मीद भी है, ये वादा कि जो जंगल इन रातों में सुनसान पड़ा था वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा, यानी कोई बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। आगे आने वाले इंटेंस सीन्स को समझने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन को फटाफट देख लेते हैं। लाइकेन क्या होता है? ये फंगस और काई के मिलने से बनी एक पपड़ीदार या झाड़ीदार परत होती है जो अक्सर पेड़ों के तनों पर या नंगी जमीन पर उग आती है। इसकी एक बहुत ही खास तरह की प्राकृतिक महक होती है। इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर इस सेंसरी डिटेल का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और यहां एक और जरूरी शब्द है, बाओ। इसका मतलब कोई छोटी मोटी टहनी नहीं, बल्कि पेड़ की एक काफी मोटी और मजबूत शाखा होता है। ये शब्द हमें ये महसूस करवाता है कि आगे जो थकान भरी कश्मकश होने वाली है उसमें ये विशाल और भारी भरकम पेड़ शामिल हैं। हम किसी नाजुक से पौधे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही बड़े फिजिकल स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। अब कविता का दूसरा हिस्सा किसी हॉलीवुड एक्शन सीक्वेंस की तरह तेजी से आगे बढ़ता है। इसे एक महापलायन या ग्रेट एस्केप कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को आजाद करने के लिए बुरी तरह छटपटा रही हैं। पत्तियां खिड़की के शीशे को तोड़ने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, और वो बड़ी बड़ी शाखाएं जो ना जाने कब से उस छत के नीचे दबी सिकड़ी पड़ी थीं, अब बाहर निकलने के लिए तगड़ा संघर्ष कर रही हैं। ये सब बहुत ही तेज है, जिससे इन पेड़ों के बाहर निकलने की जद्दोजहद साफ महसूस होती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो एक बहुत ही पावरफुल उपमा या सिमिली है। इन पेड़ों की तुलना ऐसे मरीजों से की गई है जो अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। ऐसे लोग जो थके हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं और आधे होश में लड़खड़ाते हुए क्लिनिक के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि आज़ादी का ये सफ़र कोई खुशी से भरा आसान रास्ता नहीं है। एक लंबे समय तक कैद रहने के बाद इसमें दर्द है, थकान है और एक गहरा ट्रॉमा है। एक तरफ ये सब हंगामा चल रहा है और दूसरी तरफ एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास है। बाहर पेड़ पूरी ताकत से फर्श उखाड़ रहे हैं, पत्तियां जोर लगा रही हैं, सब कुछ वायलेंट तरीके से टूट फूट रहा है। और ठीक उसी वक्त नैरेटर कहाँ है? वो आराम से अंदर बैठी हैं, दरवाजे खुले हैं और वो शांति से लंबे लंबे खत लिख रही हैं। सोचिए जरा, बाहर नेचर का एक महाविद्रोह चल रहा है, पर अंदर एक अजीब सी बेचैन करने वाली शांति है। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल दिमाग घुमाने वाला है। और इसी शांति से एक जबरदस्त टेंशन पैदा होती है। नैरेटर लंबे खत लिख रही हैं, पर उनका खुद का कहना है कि वो इन खतों में जंगल के घर से जाने का शायद ही कोई जिक्र करती हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ठीक सामने इतना बड़ा, बिल्कुल नामुमकिन सा हादसा हो रहा है, पेड़ लिटरल तरीके से घर उखाड़ कर निकल रहे हैं और उसका जिक्र तक नहीं हो रहा। आखिर कोई इस तरह के मैसिव बदलाव को पूरी तरह से अनदेखा क्यों करेगा? लेकिन नेचर चुपचाप साइड में नहीं बैठती। आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पत्तियों और उस लाइकेन की, जिसका हमने पहले जिक्र किया था, उसकी महक कमरों के अंदर एक आवाज़ की तरह दाखिल हो जाती है। भले ही नैरेटर इस पूरी घटना से आंखें चुराने की कोशिश कर रही हों, पर यह सेंसरी डिटेल एक आवाज़, एक पुकार बनकर अंदर तक आती है। नेचर बस ये कह रही है कि हम यहाँ हैं और हम अब और दबकर नहीं रहेंगे। चलिए अब इसके क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एनर्जी कैसे ब्लास्ट होती है। शीशा टूट रहा है। वो आखिरी रुकावट जो इन पेड़ों को रोके हुए थी, वो आखिरकार चकनाचूर हो गई। पेड़ लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते रात के अंधेरे में आगे बढ़ रहे हैं और तेज हवाएं जैसे उनका स्वागत करने के लिए दौड़ रही हैं। ये इस पूरी जद्दोजहद का वो अल्टीमेट नाटकीय पल है जिसकी तरफ हम शुरू से बढ़ रहे थे। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट।
अब तक तो ये नेचर के बारे में एक थोड़ी सरील सी कविता लग रही थी, राइट? लेकिन जरा लेखिका की बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। एड्रिन रिच की पहचान एक सच्ची नारीवादी और क्रांतिकारी कवयित्री के रूप में रही है। 1929 में बाल्टीमोर में जन्मी रिच की इस बैकग्राउंड को जानते ही कविता को पढ़ने का पूरा लेंस ही बदल जाता है। ये कहानी अब एक बिल्कुल ही नया मोड़ ले लेती है। तो अहम मुद्दा ये है कि लेखिका के इस बायोग्राफिकल लेंस से देखने के बाद ये सिर्फ पेड़ों और प्रकृति की कविता नहीं रह जाती। लिटरल रीडिंग में जो पेड़ अपनी ही जड़ों को उखाड़कर घर से भाग रहे थे, वे अब एक बड़ा रूपक या मेटाफर बन जाते हैं। फिगरेटिव रीडिंग में ये दरअसल उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सदियों से चली आ रही घरेलू बंदिशों और सख्त सामाजिक अपेक्षाओं को तोड़कर बाहर निकल रही हैं। ये आज़ादी और मुक्ति का एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र बन जाता है। अब अगर हम पहले के उन फिजिकल इमेजेस को इस नए नजरिए से डिकोड करें तो हर चीज का मतलब बदल जाता है। जड़ों को छुड़ाना कोई आम मूवमेंट नहीं है। ये सदियों से गहराई में दबी हुई परंपराओं को तोड़ने का प्रतीक है। लंबे समय से सिकुड़ी शाखाएं उन औरतों के बारे में बताती हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दबाव और बंदिशों में काटी है। और वो नए डिस्चार्ज हुए मरीजों वाला मेटाफर, वो बताता है कि जब इतने लंबे दमन के बाद पहली बार आज़ादी मिलती है तो वो एहसास कितना दर्दनाक, चक्करदार और कंफ्यूज करने वाला होता है। अब जरा चांद के इस रूपक को देखिए। पहले कविता में चांद पूरा है, शांत है, जो शायद एक स्थापित पुरानी सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। लेकिन चौथे पद्य तक आते आते जब यह महापलायन सफल हो जाता है तो क्या होता है? चांद एक शीशे की तरह टूट गया है। ये विशाल मुक्ति आंदोलन उस पुरानी दुनिया के प्रतिबिंब को चकनाचूर कर देता है। और अब उस टूटे हुए चांद के टुकड़े सबसे ऊंचे ओक के पेड़ के सरताज की तरह चमकते हैं। पुरानी व्यवस्था बिखर चुकी है और आज़ादी जीत चुकी है। इस दिलचस्प विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। याद है शुरू में नैरेटर ने उस इतने बड़े इवेंट को पूरी तरह अनसुना क्यों कर दिया था? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जब समाज में बड़े, क्रांतिकारी और असंभव से बदलाव होते हैं तो हम अक्सर चुप रहना चुनते हैं? क्या ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हमें इतना अनकंफर्टेबल कर देती हैं कि हम उन्हें अनदेखा करने का दिखावा करते हैं क्योंकि वो हमारी स्थापित दुनिया को चुनौती देते हैं? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब कोई पुरानी परंपरा टूटती हुई नजर आए तो उसे एक नए नजरिए से समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा।